नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से पहले सीएम धामी ने की गृह मंत्री से मुलाकात, कई मुद्दों पर की चर्चा। अंबेडकर मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए दलों ने भरी हुंकार, कांग्रेस बीजेपी ने की अपनी अपनी जीत के दावे, प्रचार की तैयारी में जुटे दल। खटीमा में अंबेडकर समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने पर अड़े, एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। पुस्तकालय एवं अनुसंधान केंद्र का 25 दिसंबर को होगा लोकार्पण। कार्यक्रम में सीएम धामी और डॉक्टर रमेश पोखरियाल के साथ तमाम लोग रहेंगे मौजूद। बाबा केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी, कल शाम से हो रही बर्फबारी अभी तक जारी। बर्फबारी से केदार धाम में तमाम निर्माण कार्य रुके। और उत्तरकाशी के तमाम इलाकों में बारिश शुरू, अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, हरसिल, मुखवा समेत कई इलाकों में बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उनके मुलाकात की सूचना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी है। सीएम धामी की गृह मंत्री से यह मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। दरअसल अगले साल उत्तराखंड में यूसीसी लागू होना है, उससे पहले सीएम और गृह मंत्री की मुलाकात हुई है। गृह मंत्री के साथ आज की मुलाकात पर धामी ने पत्रकारों से भी वार्ता की है। उन्होंने कहा कि जुलाई से देश के अंदर नए कानून लागू हुए हैं, उनको लागू करने के लिए उत्तराखंड लगातार काम कर रहा है। आज गृह मंत्री के साथ बैठक में हमारे द्वारा इसको लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी विस्तार से दी गई है, उनकी समीक्षा की गई है। नए कानून देश को नई दिशा देने का काम करेंगे। इसके अलावा सीएम ने कहा कि कांग्रेस अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने का काम कर रही है। कांग्रेस ने कभी अंबेडकर का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को कभी कोई पुरस्कार नहीं दिया, बल्कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले को पुरस्कार दिया है। पिछले दिनों देश में विभाजनकारी राजनीति करने वाले लोग सुर्खियां बटोरने के लिए आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के संसद में दिए गए बयान के एक छोटे से हिस्से को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। और लगातार ये घृणित कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है और उन अंबेडकर जी के नाम पर कर रही है जिसने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान करने का काम किया। हमारे देश को संविधान देने वाले बाबा साहब का जीवन हमेशा समानता पर आधारित भारत के निर्माण को समर्पित था, लेकिन उनके जीवन काल में और उसके बाद भी कांग्रेस ने कभी उनका सम्मान नहीं किया। उनके ही जो एक सहायक थे नारायण सदोबा काजरोलकर, उनको पद्म भूषण देकर सम्मानित किया गया। जब बाबा साहब ने नेहरू जी और उनके समर्थकों के द्वारा जो लगातार उनके षड्यंत्रों से तंग आकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे के बाद उनको संसद में बोलने तक का मौका नहीं दिया, क्योंकि अपने इस्तीफे में बाबा साहब ने लिखा था कि नेहरू जी ने लगातार उनकी उपेक्षा की और यहाँ तक कि उन्हें संसद की कमेटियों में भी जगह नहीं दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इस्तीफे में इस बात का भी उल्लेख किया था कि कांग्रेस नेहरू जी लगातार उनकी उपेक्षा कर रहे हैं और उनका सारा ध्यान केवल मुस्लिम तुष्टीकरण पर रहता है और उन्हें लेकिन दलितों और आदिवासियों की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो बाबा साहब की स्मृतियों को भी जो सजोने की कभी अनुमति नहीं दी, उनके जन्म स्थान पर स्मृति मंदिर तक नहीं बनने दिया और बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी जी के कार्यकाल में उनके स्मृति स्थल को बनाने का फैसला हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय उनके स्मृति मंदिर का उद्घाटन हुआ। दिल्ली स्थित अंबेडकर सेंटर का निर्माण भी कांग्रेस ने रोकने की कोशिश की। जब से
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, बाबा साहब की स्मृतियों को सजोने का कार्य हुआ। चाहे वो लंदन हो, दिल्ली हो, नागपुर, मुंबई में उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण स्थलों पर स्मृतियों का निर्माण किया गया है। आज शांति स्थापित हुई है, आतंकवाद समाप्त होने की ओर है, नक्सलवाद समाप्त होने की ओर है। कांग्रेस आज देश के अंदर जो शांति और सुशासन स्थापित हुआ है उसको सहन नहीं कर पा रही है। जनता उनको जिस प्रकार से नकार रही है, चाहे वो अभी हुए लोकसभा का चुनाव हो जिसमें प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, या विधानसभा के चुनाव में डबल इंजन की सरकारों को जिस प्रकार से चुन रही है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, लगातार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो या महाराष्ट्र का चुनाव हो, इन सब से कांग्रेस पूरी तरह से हताश और निराश है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। काशीपुर में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें, मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं से लोग कांप रहे हैं। काशीपुर में आज मौसम बेहद सुहाना रही। हल्की धूप ने ठंड के असर को थोड़ा कम जरूर किया। ठंडी फिजाओं ने माहौल को और खुशनुमा बनाया। सर्दी के खूबसूरत मौसम का आनंद ले रहे हैं लोग। आपको बता दें, तापमान में गिरावट से ठंड का प्रभाव बढ़ा है। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने की संभावना जताई। तो ठंडी फिजाओं ने माहौल को और भी खुशनुमा बनाया है। आपको बता दें, सर्दी के खूबसूरत मौसम का लोग आनंद ले रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल है वो बच चुका है। सरकार की सिफारिश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही राज्य के निकाय क्षेत्रों में चुनाव की आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि निकायों में 27 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 23 जनवरी को मतदान होगा। बैलेट पेपर से मतदान होना है। आपको बता दें कि 100 नगर निकाय में ये चुनाव होंगे। वहीं निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही भाजपा कांग्रेस के जिताऊ प्रत्याशियों पर मंथन शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने राज्य सरकार पर अपनी सुविधा के अनुसार आरक्षण में बदलाव का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि राज्य के करीब 100 नगर निकायों के चुनाव साल 2018 में हुए थे, जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल 1 दिसंबर 2023 को खत्म हो गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने निकायों में प्रशासकों की तैनाती कर दी। वहीं प्रशासकों की तैनाती के करीब 1 साल बाद अब जाकर सरकार ने निकाय चुनाव की घोषणा की है। ये रिपोर्ट देखिए। साल भर के लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार की ओर से निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी किया गया है। उन्होंने उत्तराखंड राज्य के 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद एवं 46 नगर पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए निर्धारित कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि 23 जनवरी को राज्य में मतदान होगा, जबकि 25 जनवरी को मतगणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव में कुल 30,83,500 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं निकाय चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। पूरा डाटा है जो हमने अभी जो प्रबंधन है जो निकाय निर्वाचन का, उसके विषय में थोड़ा सा बताऊंगा। इस निकाय चुनाव में लगभग मतदान ड्यूटी पर लगभग 24,000 कर्मचारी लगने का अनुमान है। इसी प्रकार 24,000। इसी प्रकार चुनाव का जो प्रबंधन स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उसमें लगभग 4,000 अधिकारी कर्मचारी लगेंगे और जो अन्य सेक्टर, जोनल, नोडल, मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी हैं 2,000 वो। इस प्रकार कुल लगभग 30,000 का मानव संसाधन
इस चुनाव में लगेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बेस की पार्टी है, तो निश्चित तौर पर इसके लिए पूरे पैनल तैयार किए गए हैं, पर्यवेक्षक तैयार किए गए हैं, रायशुमारी ली जा रही है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की रायशुमारी ली जा रही है। पर्यवेक्षक अपने नामों के पैनल को कल या परसों तक सबमिट करेंगे, उसके बाद 25 या 26 तारीख तक पूरे पैनल को तैयार किया जाएगा, उसके बाद निश्चित तौर पर घोषणा की जाएगी। और कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला है, तो निकाय चुनाव में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही तैयार थी। हम तो लगातार जनहित की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारा कार्यकर्ता लगातार निकाय क्षेत्रों में विकास के मुद्दे उठाने का काम कर रहा था। और आप देख लीजिए कि निकायों में सरकार की ओर से कोई विकास के काम नहीं हुए हैं। न तो नए पार्क कहीं बने हैं, पुराने पार्क बड़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं, ड्रेनेज का सिस्टम चरमराया हुआ है, लाइटें नहीं हैं, नालियां नहीं हैं, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी लगातार निकायों का दौरा कर रहे थे, जिला अध्यक्षों को और नगर अध्यक्षों को लगातार चुनाव के लिए तैयार रहने के आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। और हमारे जिला प्रभारी भी पहले ही घोषित हो गए थे। आपको बता दें कि राज्य के करीब 100 नगर निकायों के चुनाव साल 2018 में हुए थे, जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल 1 दिसंबर 2023 को खत्म हो गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने निकायों में प्रशासकों की तैनाती कर दी थी। वहीं प्रशासकों की तैनाती के करीब 1 साल बाद निकाय चुनाव की घोषणा की गई है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की घोषणा करने के साथ ही भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने जिताऊ प्रत्याशियों पर मंथन शुरू कर दिया है। हमारी आज और कल चुनाव के संदर्भ में जो पर्यवेक्षक है, तो उनकी हमारी बैठक है। उस बैठक के बाद हमारे 3 नाम के पैनल बनेंगे। फिर हमारी कोर टोली बैठकर प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। नगर निगम के लिए पैनल केंद्र को जाएगा। केंद्र से सहमति के बाद वहाँ से प्रत्याशी घोषणा होगी। और चुनाव प्रबंधन की दिशा में प्रत्येक पंचायत में, नगर निगम में, पालिका में चुनाव संचालन समिति का हमने गठन कर दिया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद 2 दायित्व उसमें और एडिशनल जुड़ जाएंगे जो प्रत्याशी की सहमति से होंगे। और मैं कह सकता हूँ हमने तैयारी की, चुनाव की दृष्टि से लगभग 2 माह से हमारी तैयारी है। बहुत जल्दी प्रत्याशी घोषणा होने के बाद विधिवत रूप से चुनाव प्रचार का अभियान प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, पार्टी के समर्पित जो कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने पार्टी के लिए अपना जीवन दिया है, लगाया है, और जो अच्छे लोग जो जीत सकते हैं, जिनकी छवि ठीक है, वही हमारी क्राइटेरिया है। और पार्टी के सक्रिय सदस्य जो हैं उन्हीं को हम लोग तवज्जो दे रहे हैं। तैयारियों के रूप में अगर देखें, हमारी तो तैयारियां पहले से चल रही हैं काफ़ी टाइम से। लेकिन कल जो एकदम से आरक्षण में कुछ बदलाव हुआ है, उसमें भी बीजेपी ने कोशिश की है चालाकियाँ करने की। उन्होंने सर्वे के आधार पर जहाँ उनके कैंडिडेट्स कमज़ोर थे, वहाँ उन्होंने सीटों का बदलाव करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी में, और हम कोशिश करेंगे कि 26 तक हम लोग सारे टिकट्स। चुनाव सितंबर से सुनते सुनते आखिर जाके सरकार ने घोषणा करवा दी। और ये सिर्फ अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि कहाँ आरक्षण करना है, कहाँ हटाना है, अपनी अपनी गोटी जब इनकी फिट हो गई है, अब सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से घोषणा कर दी है। और अब क्योंकि स्थायी निकाय के चुनाव आम जनता की जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर के होते हैं, और विशेष करके मैं देहरादून को केंद्रित करते हुए अगर अपनी बात कहूँ, विगत 10 साल में स्मार्ट सिटी के नाम पे जो यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, अच्छे खासे घरों को तोड़ करके मुआवजे के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबाट हुई है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं सत्ताधारी दल यानी कि भाजपा हाल ही में हुए केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत से काफी उत्साहित दिख रही है। हालांकि कांग्रेस भी जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिख रही है। ऐसे में सवाल ये है कि केदारनाथ में मिली हार के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता निकाय चुनाव के लिए कितने तैयार हैं? आखिर भाजपा अपने असंतुष्ट नेताओं को कैसे मनाएगी?
देखना होगा 25 जनवरी को निकाय चुनाव के क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खबरों में स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में 5 सैनिक शहीद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं। खाई में गिरा है सेना का वाहन, जिसमें 10 जवान घायल हुए हैं। 5 जवानों के शहीद होने की खबर भी सामने आ रही है। 300 फीट गहरी खाई में गिरा है सेना का वाहन। जम्मू कश्मीर के पुंछ के बलनोई सेक्टर में यह हादसा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 5 सैनिक शहीद हुए हैं। सड़क हादसा हुआ है, बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। खाई में गिरा है सेना का वाहन, जिसमें 10 जवान घायल हुए हैं। 300 फीट गहरी खाई में गिरा है सेना का वाहन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ के बलनोई सेक्टर में यह बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजीव केरनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव केरनी जी, बड़ा हादसा हुआ है जम्मू कश्मीर में। सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 10 जवानों के अभी तक घायल होने की खबर सामने आ रही है। कैसे यह हादसा हुआ है सर, क्या जानकारी देंगे? तो संजीव जी से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो 300 फीट गहरी खाई में गिरा है सेना का जवान। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बलनोई सेक्टर में यह हादसा हुआ है। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसे में 5 सैनिक शहीद हुए हैं, जबकि 10 जवानों के घायल होने की भी खबर है। खाई में गिरा है सेना का वाहन, जिसमें 10 जवान घायल हुए हैं, जबकि 5 जवानों की दुखद मौत हुई है। 5 जवान शहीद हुए हैं। तो 300 फीट गहरी खाई में गिरा है सेना का वाहन। इस दौरान इस बड़ी दुर्घटना में सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 10 से ज्यादा जवान घायल हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, सड़क हादसे में 5 जवान शहीद हुए हैं। तो सेना का वाहन गहरी खाई में गिरा है, जिसमें 10 जवान घायल भी हुए हैं, जबकि 5 जवान दुखद रूप से उनकी मौत हुई है। 300 फीट गहरी खाई में सेना का वाहन गिरा है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सड़क हादसे में 5 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 10 से ज्यादा जवान घायल बताए जा रहे हैं। सेना का वाहन गहरी खाई में गिरा है, जिसमें 10 जवान घायल हुए हैं। 300 फीट खाई में गिरा है सेना का वाहन। जम्मू कश्मीर के पुंछ के बलनोई सेक्टर में यह हादसा हुआ है, जिसमें 5 जवान शहीद हुए, जबकि 10 से ज्यादा जवान घायल होने की खबर सामने आ रही है। तो सेना का जवान खाई में गिरा है, जिससे 10 से अधिक जवान घायल हुए हैं, जबकि 5 जवान शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में यह बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला। 300 फीट गहरी खाई में सेना का वाहन गिरा है, जिससे यह बड़ी दुर्घटना सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सड़क हादसे में 5 जवान शहीद हुए, जबकि 10 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। आपको बता दें कि खाई में सेना का वाहन गिरा है, जिसमें 10 जवान घायल हुए हैं, जबकि 5 जवानों के शहीद होने की खबर है। 300 फीट गहरी खाई में सेना का यह वाहन गिरा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के बलनोई सेक्टर में यह हादसा हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब अंबेडकर के लिए बोले गए अपशब्द से, कथित रूप से बोले गए अपशब्द से गुस्साए सैकड़ों अंबेडकर समर्थकों ने खटीमा तहसील में अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, चांद रहेगा। माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। देखिए, ये मनुस्मृति के आधार पर सवर्ण महिलाओं के लिए जो सती प्रथा लगाया गया था, और सती प्रथा के लगाने के बाद यह सती प्रथा बाबा साहब ने समाप्त किया। उनको अपना मौलिक जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। ऐसी परिस्थिति में सवर्णों को अभी
को भी सम्मान बाबा साहब का करना चाहिए। अमित शाह ने जो अपमान किया है ये असहनीय है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा हमेशा हमेशा उनके खिलाफ बयान रहेगा। कहना चाह रहे हैं कि भारत को पवित्र और सुंदर संविधान देने का काम किया बाबा साहब ने। उन्होंने अनेकों काम ऐसे किए, भारत देश में रिजर्व बैंक की स्थापना कराई, नारियों के सम्मान में उन्होंने काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया। और अमित शाह जी के जो वक्तव्य हैं, जो उन्होंने सदन में खड़े होकर के ऐसी बात बोली है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कि वो निंदनीय है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उन्हें सर्व समाज से जो है माफ़ी मांगनी चाहिए इस चीज़ को लेकर के कि उन्होंने जो बाबा साहब के लिए अपमानजनक बात बोली है। क्योंकि बाबा साहब दबे कुचले वंचित समाज के हम लोग जो है उनको भगवान के रूप में ही मानते हैं, क्योंकि जो आज हमें अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब के संविधान में दिए गए अधिकार की बदौलत हमको अधिकार मिले हैं और किसी की बदौलत नहीं मिले।